डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जो कुछ गतिविधियां हो रही होती हैं, जो कुछ बदलाव हो रहे होते हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के जलगांव की लखपति दीदियों के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रेस वार्ता की। बता दें आपको, इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी भी उपस्थित थे। आइए इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था और चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा था, ये लोकसभा चुनाव के पहले, कि हमें 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको जी जान से पूरा करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले 10 वर्षों में बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण और उसके कारण राजनीतिक सशक्तिकरण भी हुआ है, लीडर के रूप में उभरी। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 10 करोड़ बहनें आज आजीविका मिशन से जुड़ी है, स्व सहायता समूहों के माध्यम से। लगभग 92 लाख 92 लाख हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के कारण जब हमारी एक दीदी की, एक बहन की आय साल में 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती साल में, तो उसको हम कहते हैं लखपति दीदी। ऐसी 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने कुल 3 करोड़ का कहा था, उस अभियान में हम लगे थे और 100 दिन की जो कार्य योजना थी हमारे विभाग की, उसमें हमने तय किया था कि 11 लाख लखपति दीदी और बनाएंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प ग्रामीण विकास विभाग ने आजीविका मिशन के तहत पूरा कर लिया है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। जलगांव के कार्यक्रम में लगभग 1 लाख दीदियां सम्मिलित होंगी, इसकी संभावना है। लेकिन अलग अलग क्लस्टर लेवल पर पूरे देश में 30,000 स्थानों पर लखपति दीदियां एकत्रित होंगी। लगभग 1.5 करोड़ दीदियां अलग अलग 30,000 स्थानों पर एकत्रित होंगी और प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगी, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। बाकी जो लखपति दीदी, उनको प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर वहां प्रदान किए जाएंगे।
आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में तुलसी के पौधे की अलग ही महत्ता है। जी हाँ, इसकी खेती भी हमारे किसानों को मालामाल कर सकती है, बशर्ते आप कुछ सावधानियां इसमें बरते। तो किस तरह से आप कर सकते हैं तुलसी की खेती, आइए जानते हैं। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकैनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम विर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे दलहन की 11 प्रमुख किस्मों के बारे में जो हमारे आहार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दलहन की सूची में सबसे पहले आता है चना, जिसकी 2 प्रमुख किस्में हैं, देसी चना और काबुली चना। देसी चना छोटा और भूरे रंग का होता है, जबकि काबुली चना बड़ा और हल्के रंग का होता है। दोनों किस्में पौष्टिकता से भरपूर होती हैं। इसके बाद आता है अरहर दाल, जिसे तूर दाल भी कहते हैं। इसकी 2 प्रमुख किस्में हैं, लंबी अवधि वाली और कम अवधि वाली। अरहर दाल प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। मसूर दाल की 3 प्रमुख किस्में हैं, लाल मसूर, काली मसूर और पीली मसूर। यह दाल विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है और भारत के हर हिस्से में उगाई जाती है। मटर एक और महत्वपूर्ण दलहन है, जिसकी हरी मटर और सूखी मटर दोनों किस्में उगाई जाती हैं। हरी मटर का उपयोग सब्जी और स्नैक्स में होता है, जबकि सूखी मटर का उपयोग दाल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा मूंग, फबा बीन और उड़द जैसे दलहन भी हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मूंग की 2 किस्में, हरी और पीली,
उगाई जाती हैं। ये सभी दलहन प्रोटीन और पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होते हैं और खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने दलहन की 11 प्रमुख किस्मों के बारे में जानकारी दी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो सफल किसान हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। तो आज के हमारे सफल किसान कौन हैं, जानने के लिए रुख करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। ये बैलगाड़ी और ये रहट, इन्हें देखकर आपको पुराना जमाना याद आ गया होगा, लेकिन जब आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ आपको आधुनिकता और पुरानी परंपराएं एक साथ गुंथी हुई नजर आएंगी। ये विवेक चतुर्वेदी के खेत हैं और ये दोनों मशीनें उनके अद्भुत कृषि मॉडल का हिस्सा हैं। ऐसा मॉडल जो प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों से भी 2 कदम आगे है। इनका मॉडल सिर्फ रसायन मुक्त खेती की ही बात नहीं करता, बल्कि प्रदूषण मुक्त खेती को भी अपनाता है। इनके यहाँ बैलों से चलने वाला ट्रैक्टर है जो खेतों की जुताई भी करता है और दूसरे जरूरी काम भी, जबकि रहट फव्वारा सिंचाई पद्धति का हिस्सा है। बस इसमें मोटर की जगह बैल लगे हैं। विवेक को स्थानीय लोग गुड्डा भैया के नाम से जानते हैं। बीकॉम करने के बाद इन्होंने और शहर में अपना बिजनेस जमाया। अच्छी खासी कमाई हो रही थी और जिंदगी शहर की चकाचौंध में गुम थी। गांव पलरा डोडर में विवेक के पास 25 एकड़ जमीन है। कमाल की बात तो ये है कि इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड खेती ही नहीं थी। शायद यही वजह रही कि पहले ही साल इन्हें जबरदस्त घाटा हो गया। वो इस बात से परेशान थे, एक दाना जब हजारों दानों को जन्म दे देता है तो फिर खेती में नुकसान क्यों हो रहा है। कारोबारी दिमाग ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि घाटे की वजह बेतहाशा लागत है। खेती के 7 अंग हैं। पहला बीज, दूसरा जुताई, तीसरा बिजाई, चौथा निराई, 5वां खाद, 6ठा सिंचाई, 7वां कटाई और 8वां मड़ाई। ये 8 जगह किसान का पैसा बाहर जाता है। इसको जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने ये सोचा, और इससे तो किसानी कभी भी फ़ायदे में नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम एक ट्रैक्टर लाते हैं तो 5 साल में वो डेप्रिशिएट होके घट के वो 1/3 दाम 1/4 दाम का रह जाता है। लेकिन एक गाय पालते हैं तो 5 साल में 5 हो जाती हैं। जो उसको खिलाते हैं वो खाद होती है। इस तरह विवेक गाय आधारित प्राकृतिक खेती से जुड़ गए। इनके यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा है और सोलर पैनल भी। गोबर गैस से बिजली बन रही है, चूल्हा जल रहा है और खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल रही है। सोलर पैनल से स्प्रिंकलर जुड़ा है जो मुफ्त में सिंचाई कर देता है। धूप न होने पर स्प्रिंकलर चलाने की जिम्मेदारी बैलों पर ही होती है। जीवामृत को इसी स्प्रिंकलर के माध्यम से फसलों तक सिंचाई के साथ पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसे यंत्र मिल जाएंगे जो या तो हाथ से चलते हैं या फिर बैटरी से। तो कुछ भी हमारा जा नहीं रहा, बाहर से हम कुछ भी ले नहीं रहे। इसी प्रकार से हर अंग पे हमने काम किया। जैसे निराई एक बहुत बड़ा खर्चा है, सिंचाई एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो सिंचाई के कुछ साधन हमने बनाए। जैसे हमने एक ऐसा स्प्रिंकलर बनाया जो दाम में 1/3 से भी कम है। निराई एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत खर्चे का काम है। तो हमने बैटरी से चलने वाला हिंदुस्तान का पहला वीडर बनाया। उसके बाद सोलर पंप भी हमने लिया
सरकार से लिया और उसको हमने मल्टी फंक्शनल बनाना शुरू कर दिया। यानी उसी से हमने अपना थ्रेशर चलाना शुरू कर दिया, उसी से हमने आटा चक्की, धान मिल ये सब बनाने शुरू कर दिए। तो हम प्रोसेस करके माल को बेचने लगे, जिससे हमको अच्छे दाम मिलते हैं। विवेक के पास 30-32 गायें हैं और 2 जोड़ी बैल। इनसे रोजाना 300-400 किलो गोबर मिल जाता है। विवेक आसपास के बहुत से किसानों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार हमारे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं एआई भूमि। आज हम तिलहन की 7 प्रमुख किस्मों के बारे में बात करेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था और खान पान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुसुम की, जो तिलहन की एक महत्वपूर्ण फसल है। कुसुम की 2 प्रमुख किस्में हैं, सफेद कुसुम और लाल कुसुम। इनका मुख्य उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसके बाद सोयाबीन पर ध्यान देते हैं, जो तिलहन का एक अहम हिस्सा है। भारत में सोयाबीन की 2 प्रमुख किस्में हैं, JS 335 और NRC 37। सोयाबीन का उपयोग तेल, प्रोटीन पाउडर और सोया प्रोडक्ट्स में किया जाता है। मूंगफली की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। मूंगफली की 2 प्रमुख किस्में हैं, JL 24 और TMV 2। इसका उपयोग तेल निकालने, स्नैक्स और मिठाइयों में किया जाता है। अंत में तिल की खेती भी व्यापक रूप से की जाती है और इसकी प्रमुख किस्म है सफेद तिल। इसका उपयोग तिल के लड्डू, तिल का तेल और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों में किया जाता है। तो दोस्तों, ये था तिलहन की प्रमुख 7 किस्मों पर हमारा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। तो कौन सी है आज की हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जानने के लिए रुख करते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। ये हैं बिंदणी रंजन कंवर, जिनकी वजह से आज देवगढ़ राजसमंद के छोटे से गांव चवला रेल खेड़ा को नई पहचान मिल गई है। कोई तो बिन्नी बोलते, अभी कोई कोई पशु सखी बोलते मुझे। इस गांव में बहू बनकर आई रंजन कंवर ने अपने आत्मनिर्भर बनने के सपने को कभी दबने नहीं दिया। रंजन कंवर गांव के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और 60,000 रुपए का लोन लेकर कुछ बकरियां खरीदी, जिससे उसे प्रति माह 6,000 रुपए का रोजगार मिलता है। पहले मेरी मिसेज जब ये समूह में काम करने के लिए कह रही थी तो मैंने मना कर दिया। फिर ये बाहर जाने पशु सखी के नाम से जानी जाने लगी, तो मेरे को गर्व लगा कि मेरी मिसेज अच्छा काम कर रही है। इसके बाद रंजन कंवर अपनी आजीविका को और बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ी, जहां रंजन ने पशु सखी की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में
जैसे सबसे पहले टीकाकरण लगवाना, डिवर्मिंग करवाना, बधियाकरण करवाना, पशुओं के रख रखाव के बारे में, खान पीन के बारे में, इसके बारे में जो पशुओं के जो प्राथमिक उपचार होते हैं कि वो कैसे मतलब देखते पहचान जाना, उनकी बीमारियों को कैसे मतलब पहचानना, उसके बारे में हमें बताया गया। और पशुओं के दूध की बढ़ोतरी में क्या क्या मतलब करना चाहिए, कैसे उनको बाटा देना चाहिए, उसके बारे में सब बताया हमें। ट्रेनिंग के बाद रंजन कंवर अपने गांव के हर पशुपालक की सखी बन गई। पशु सखी रंजन गांव में पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देती हैं। पशुपालन विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण, खनिज लवण, बधियाकरण, पेट की कीड़े मारने वाली दवा पिलाती हैं, जिससे पशुओं की उत्पादकता बढ़ती है और मृत्यु दर में कमी आती है। रंजन कंवर को पशु सखी के तौर पर भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। बकरियों का अच्छा पालन और उन्हें आम व्यापारियों के बदले CLF को बेचने पर देवगढ़ राजसमंद के बकरी पालकों को अब बकरियों की बिक्री पर पहले से अधिक मुनाफा हो रहा है। रंजन कंवर ने गांव की महिलाओं का समूह बनाया और उन्हें अपनी तरह उद्यम पशु सखी बनने के लिए प्रेरित किया। हमारे गांव में जैसे 32 परिवार के साथ मैंने ये कार्य चालू किया, तो उनको मैंने बताया ऊपर लगा के उनको खिलाना है, तरीके बताए चारे किस तरीके से खिलाने हैं, दाने के लिए कैसी सुविधा रखनी है, उस हिसाब से बताया। तो उनको भी मतलब पशुपालन करने में बहुत इंटरेस्ट आया। रंजन के प्रयासों से ही आज शांता भी एक आत्मनिर्भर बकरी पालक है। शांता की 60 बकरियां हैं और ये बकरियां ही उसकी आजीविका का साधन है। बकरी पालन में अपना अधिकतम समय देने के बावजूद वे बकरे बकरियों से पर्याप्त आमदनी नहीं ले पा रही थी और उनकी मुख्य समस्याएं उत्पादन की अधिक लागत तथा बकरियों की अधिक मृत्यु थी। रंजन ने शांता को पशु सखी की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। ट्रेनिंग में शांता को बकरियों के आहार प्रबंधन और बक मार्केटिंग संबंधी जरूरी जानकारी मिली। शांता ने बकरी पालन के नए तरीकों को अपनाया, जिससे उसकी बकरियों का शारीरिक सुधार हुआ और पहले से अधिक दूध का उत्पादन होने लगा। मैं उद्यम सखी बनी, यहाँ ट्रेनिंग करके जहाँ मैं वापस आई और हम वहाँ पर सीखे और अच्छी तरह से बकरी की देखभाल करने के लिए और आसपास के उनको भी बोला कि बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करनी और उसको तोल के देना चाहिए, उससे अब हमारे को फायदा होता है। पहले जिन बकरियों का पालन शांता करती थी, आज वही बकरियां शांता और उसके परिवार को पाल रही हैं। इसी तरह देवगढ़ के नीमझर गांव की मंजू अब गांव की जानी मानी बकरी पालक बन गई है। मंजू स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और अब अपने बकरे CLF के माध्यम से बेचना ही उपयुक्त समझती है, जिसके उसे बकरियों के वजन के अनुसार आय प्राप्त होती है। मंजू क्षेत्र के छोटे और परंपरागत बकरी पालक किसानों के साथ संपर्क विकसित करती हैं और उन्हें भी नस्ल में सुधार व उत्पादों की संगठित बिक्री के बारे में जानकारी देती हैं। हम घर घर जाके महिला को बता रहे हैं कि बाड़ा बाड़ी है तो उसको भी इस तरीके से मतलब रहन सहन भी उनके बाड़ा भी घर जैसा बनवाओ, और जो बकरे का बच्चा होता है उसको मतलब 2 महीना 3 महीने के बाद में उसको दलिया भी चालू करना है, बकरों को मतलब तोल के बेचना है, बकरे को बेचने के बाद में अच्छे पैसे भी दाम मिले। इन तीनों उद्यम पशु सखियों की सफलता से इनके गांव की अन्य भूमिहीन महिलाओं को भी प्रेरणा मिली है। नारी शक्ति CLF ने बक मार्केटिंग द्वारा बीते 2 वर्षों में 23 गांवों के कुल 567 बकरों की बिक्री से 28,48,549 रुपए की आय प्राप्त की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से ही देवगढ़ की ग्रामीण महिलाएं बक मार्केटिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कृषि दर्शन DD@gmail.com हमारी ईमेल ID है।
हमें आप पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप ये तमाम जो जानकारियां हैं पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में ऐसी ही अहम जानकारियां लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 58 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शूकर पालन में पशुपालक कैसे करें आय में वृद्धि, होने वाली बीमारियों पर रखें कड़ी निगरानी, किस समय कौन सी बीमारी हो सकती है जानलेवा, क्या है लक्षण और बचाव के लिए क्या करें उपाय। जानने के लिए देखिए शूकरों में हॉक कॉलेरा और गलघोंटू रोग, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
प्रगति किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो